मैं प्रोफेसर तुषार आपको वेलकम करता हूँ ऑनलाइन शाइन में। उम्मीद है आप लोग सभी ने मेरा पहला वीडियो जो LPP मिनिमाइजेशन पे था वो देखा ही होगा। तो उसी का एक दूसरा हिस्सा मैं आज ये वीडियो में बताने वाला हूँ, दैट इज LPP मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन LPP का जो है उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है कि मैक्सिमाइजेशन में हमको जो शेडेड रीजन रहेगा वो ओरिजिन की तरफ रहेगा और मिनिमाइजेशन में जो शेडेड रीजन रहेगा वो ओरिजिन के बाहर रहेगा। तो मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन में ज़्यादा करके कुछ फ़र्क नहीं है, बिकॉज हम लोग वही सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज़ 5 स्टेप्स। पहला स्टेप जो है दैट इज इक्वालिटी को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करना। दूसरे स्टेप में हम लोग उसका कोऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं। तीसरे स्टेप में हम उसका ग्राफ या लाइन प्लॉट करते हैं। तो चौथे स्टेप में हम उसको फिजिबल रीजन एनालाइज करते हैं एंड फाइनल स्टेप गोज एज हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 8x1 प्लस 16x2। सो इसमें x1 और x2 जो दिया है, जैसे लास्ट टाइम हम लोग को x और y दिया था, तो x और y लास्ट टाइम जो दिया था दैट विल बी आवर डिसीजन वेरिएबल्स। तो इस सम में हम लोग को x1 और x2 हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है। तो फर्क सिर्फ उतना ही है, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। हमको 3 कॉन्स्टेंट्स दिए हुए, मतलब 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। उसमें से पहला और तीसरा जो इक्वेशन है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पहला और तीसरा इक्वेशन वो काफी सिमिलर है जो हम लोग लास्ट टाइम कवर किया था, बट द सेकेंड इक्वेशन उसमें एक ही वेरिएबल है। तो सेकेंड इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होने की वजह से वो थोड़ा डिफरेंट है और वो थोड़ा पेक्यूलियर है। बाकी फर्स्ट एंड द थर्ड इक्वेशन जैसे हम लोग लास्ट टाइम मिनिमाइजेशन का सम किया था। उसके बाद हमारे पास है नॉन नेगेटिविटी वेरिएबल्स या नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज x1 जो 0 से ज़्यादा है और x2 दोनों 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हमारा जो LPP लाई करेगा दैट लाइज इन द पॉजिटिव प्लेन। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन में बदलेंगे 5 स्टेप्स में, ठीक है। तो शुरू करते हैं उसका भी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें जो साइन है दैट इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का साइन होने की वजह से यहाँ पर उसमें एक बहुत ही छोटी चीज ये है कि करके हमको ये लेस देन और इक्वल टू इक्वेशन में जमेगा नहीं, तो हमको उसको क्या करना है, इक्वल टू करना है। तो हम उसको क्या करते हैं, वो लेस देन और इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। तो हम लोग z वाला फंक्शन दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो z मैक्स बन जाएगा और हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा वो एज इट इज रहेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलरेडी इक्वल टू में, तो उसको इक्वल टू करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले 3 इक्वेशंस जो है, फर्स्ट वन हो जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 200, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन में हमारा सिंगल वेरिएबल है तो x2 इक्वल्स टू 125, ये ऐसे ही लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 2। थर्ड हमारा रहेगा 3x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 900, इक्वेशन नंबर 3। और फाइनली जब हम लोग आएंगे तो वहां पर हम लोग को हमारा नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट दिखेगा, दैट इज x1, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो सेम रहेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लास्ट वाला नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स का जो हमारा कंडीशन है वो दोनों सेम रहेगा। रेस्ट हमारे तीनों इक्वेशंस विल अंडरगो चेंज, जहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा इक्वल टू। तो आ जाइए, अभी हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट टेबल बनाना है। कोऑर्डिनेट टेबल में हमारे यहाँ पे पहले इक्वेशन को लेंगे, विल बी टेकिंग द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। वेरी फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग x1, x2 और x1, x2 ऐसे 3 रोज बनाएंगे और 2 कॉलम्स बनाएंगे, मतलब 3x3 का हमारा टेबल रहेगा। तो अभी इसमें क्या करना है, ये टेबल बनाने के बाद जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था हम लोग को स्लैंटिंग में 0 डालना है, दैट इज x1 के सामने जो बॉक्स रहेगा वहां पे हम लोग 0 डाल देंगे और x2 के सामने एक बॉक्स छोड़कर हम लोग 0 डाल देंगे, मतलब स्लैंटिंग में 0 रहेगा। ये हमारे कैलकुलेशन को और ईजी करेगा और बेहतर करेगा। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे कि अगर x1 में आप 0 डालते हो तो x1 0 होगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 200। तो अगर x1 में आप 0 डालते हो तो x2 का वैल्यू डायरेक्टली 200 मिलता है, मतलब x1 0 हो गया तो 0 प्लस x2 इक्वल्स टू 200 एंड 0 इज एक्चुअली मतलब वहाँ पे उसका वैल्यू नहीं होता, तो उसको अगर हम लोग हटा देंगे तो x2 का वैल्यू डायरेक्टली 200 मिलता है। तो 0 और 200 मतलब x1 जब 0 रहेगा तो x2 हमको 200 वैल्यू मिलता है। तो हमारा पहला कॉलम का लास्ट रो का वैल्यू जो आएगा x1, x2 दैट विल बी 0, 200 एंड वाइस वर्सा, दैट इज सिमिलरली जो उसका उल्टा हो जाएगा दैट इज 200, 0 फॉर द सेकेंड वन।
तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हुआ। ये तो डिटेल में मैं लास्ट वीडियो में बताया था, तो सेम आपको वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वहां पे हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का थोड़ी खास बात है। सेकेंड इक्वेशन में x2 इक्वल्स टू 125 दिया। अभी इसका बात क्या है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आपका जो एक वेरिएबल दिया हो, चाहे वो x1 हो x2 हो, वो दूसरे एक्सिस को पैरेलल होता है जब अगर सिंगल वैल्यू दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे हमको सिंगल वैल्यू दिया है x2 का, मतलब x2 इक्वल्स टू 125 दिया है। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा x2 इक्वल्स टू 125 है वो x1 एक्सिस को पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब पैरेलल मतलब एकदम बिल्कुल नीचे। ठीक है, आप यहाँ पे मैं बता दूं कि x1 का मतलब होता है x एक्सिस और x2 का मतलब है y एक्सिस। मतलब x और y के बदले उन्होंने सिर्फ x1 और x2 दिया है, बाकी कुछ वहां पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। x2 का वैल्यू है ऑब्वियसली, वो x1 एक्सिस को पैरेलल होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर में 2 में हमको टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, यहाँ पे x2 का वैल्यू जब हमको दिया है दैट इज 125, इसका मतलब x1 का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हमारा एक ही कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज 0,125। ये पॉइंट का हमारा डायरेक्टली मतलब निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम प्रोसेस में जाएगा, उसका भी हम लोग को वही कोऑर्डिनेट्स बनाना है x1, x2 एंड वही सेम प्रोसेस में कैलकुलेट करके हमको 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिलेंगे। अब हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया, स्टेप 2 खत्म हो गया। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग को क्या करना है, दैट इज प्लॉटिंग द पॉइंट्स करना है। तो हम लोग को जो x और y एक्सिस के बदले हम लोग x1 और x2 लिखेंगे, मतलब नीचे के हिस्से पे x1 आएगा और ऊपर के हिस्से में x2 आएगा। तो अभी पॉइंट्स को मार्क करते वक्त ये ध्यान देना है कि x1 और x2 कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ है। ठीक है, पहले में हम लोग का जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके लिए हम लोगों ने 0,200 लिया, मतलब x1 का वैल्यू 0 है तो x2 में हमको 200 मार्क करना है। एंड वहाँ पे हम लोग x2 में 200 मार्क करने के बाद सेम उसका ऑपोजिट दैट इज 200,0 है, मतलब x1 में हमको 200 मार्क करना है और x2 का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो वापस हम लोग फर्स्ट में अगर आएंगे दैट इज 0,200 है, तो 0,200 है, इसका मतलब है x1 का वैल्यू 0 है, तो आपको x1 एक्सिस को इग्नोर करना है, आपको डायरेक्टली x2 में 200 मार्क करना है। ये बात आने से पहले सबसे पहले आपको स्केल का एक अंदाजा होना चाहिए। तो इधर मैंने जो स्केल लिया है वो 50 यूनिट से लिया है, दैट इज 300 करके मैंने लिया है, मतलब यहाँ पे 50-100 के हिसाब से मैंने लिया है। तुम अपने हिसाब से तुम लोग का जो कन्वीनियंस है उसके हिसाब से ले सकते हो, तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर जब मैं स्केल लेता हूँ तो इधर मैंने मेजरमेंट ऑलरेडी लिया है, तो इसके लिए इट्स क्वाइट इजी फॉर मी। तो अगर तो बड़ा स्केल लोगे तो फर्क गिरेगा, और अगर 50-50 का स्केल लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू, आप जैसे कन्वीनियंट हो। तो इसमें पहला जो कोऑर्डिनेट मैंने बोला दैट इज x1 का 0 और x2 का 200, तो x2 में 200 मार्क करना है, और वापस दैट इज फॉर द सेकेंड कोऑर्डिनेट वहाँ पे 200,0 है, मतलब x1 का वैल्यू 200 है और x2 का वैल्यू 0 है, तो x1 में 200 मार्क करना है। अब इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक स्केल रूलर से आपको बनाना है। सेम अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या रहेगा, दैट इज x2 125 है, तो दैट विल बी पैरेलल टू x1 एक्सिस। तो 125 जो x2 में मार्क करने के बाद उसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल, मतलब जो 125 आपने मार्क किया उसी के नीचे x1 एक्सिस आएगा, दैट इज इट इज पैरेलल टू x1। फिर थर्ड वाले इक्वेशन को भी ऐसे ही मार्क करना है आपको। अब तीनों मार्क हो गए, अब तीनों मार्क होने के बाद उनका एक कॉमन रीजन आएगा। अभी वो कॉमन रीजन ढूंढेंगे कैसे, अब वो कॉमन रीजन ढूंढने का तरीका ये होता है कि जब भी मैक्सिमाइज का सम होता है तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं फिजिबल रीजन रहता है वो हमेशा ओरिजिन की तरफ रहता है, दैट विल इट विल कम टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमारा ओरिजिन O है, तो ओरिजिन को टच करने वाले सबसे पहले बॉक्सेस जो है दैट विल कम एज क्या बोलते हैं हमारा फिजिबल रीजन। तो आपको ओरिजिन को टच करने वाले पहले जो क्लोज्ड फिगर रहेगा उसको आपको एज अ क्या बोलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन या हमारा फिजिबल रीजन या शेडेड रीजन लेना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे पहला जो एनक्लोज फिगर है उसके दैट इज पहला पॉइंट जो हमारा टच होता है वो 4 कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढना है। तो मैंने 4 कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढा, दैट इज राइट फ्रॉम x to A B C D। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स जो आप देख सकते हो कि जो पहला ओरिजिन को टच करते हुए जो पहला फिगर आता है हमारे ग्राफ में उसको मैंने ले लिया है, दैट इज A B C D। अब
यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन में एक ही चीज है कि आपको ओरिजिन लेना बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू टेक द ओरिजिन पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने ओरिजिन पॉइंट भी लेना है। तो ओ जो है या जीरो जो ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है फ्रॉम वेयर आर द एक्सिस इंटरसेक्ट एंड दे कमेंस ऑल्सो फ्रॉम वन एंगल। सो वो हम लोग को लेना है। सो दैट ओ इज टेकन एंड तो हमारा जो क्लोज फिगर बनता है किसमें, मैक्सिमाइजेशन में। सो ओ ए बी सी डी, दैट्स आवर क्लोज फिगर। एंड यहाँ पे हमारा फिजिकल रीजन रहता है। तो यही कहीं पे हमारा फिजिकल रीजन रहेगा। आप उसको कैलकुलेट करना और एनालिसिस करना, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा। दैट इज स्टेप नंबर 4। दैट इज स्टेप नंबर 4 इज फिजिबल रीजन। अभी उसको एनालिसिस करने के लिए काफी इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोगों को क्या है, दैट इज ऑलरेडी एंड पॉइंट्स जो है ए और डी हम लोग को मालूम है। एंड पॉइंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है। दैट इज ए का 125, दैट इज 0,125 और बी का 200,0, ये हमको मालूम है। अभी बी और सी का रहा, तो बी और सी का हमको देखने के लिए ये देखना है कि बी कौन से इक्वेशन का इंटरसेक्शन है और सी कौन से इक्वेशन का इंटरसेक्शन है। तो इक्वेशन नंबर बी जो है वो 2 और 3 का इंटरसेक्शन है। तो 2 और 3 को हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तब जाके हम लोग को मतलब एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग जो भी आपको करके उसका रिक्वायर्ड वापस इसका जो वर्किंग है आपको बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू डायरेक्टली गेट द कोऑर्डिनेट्स, दैट इज व्हाट इज मेन। तो अगर आप ये सॉल्व करते हो तो डोंट एक्सपेक्ट एनी पर्टिकुलर मार्क्स ऑन इट। वैसे भी एमसीक्यूज का पेपर है, बट इन जनरल वी डोंट गिव मार्क्स फॉर सच वर्किंग। दैट इज एज्यूम कि आप लोगों को वो आ जाता है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इक्वेशन नंबर 2 और 3, तो आपको x1 और x2 मिल जाएगा जो उसके कोऑर्डिनेट्स है, एंड दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट बी। सिमिलरली पॉइंट सी के लिए भी आपको उसी तरीके से करना है, जबकि पॉइंट सी जो है वो 1 और 3 का इंटरसेक्शन है। आप देख सकते हो लाइन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 और 3, तो उन दोनों को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आपको x1 और x2 मिल जाएगा। अभी इक्वेशन नंबर 2 जहां पे आते हैं, दैट इज x2 का वैल्यू 125 है। तो वहां पर जैसे कि पॉइंट बी की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करना है। यहाँ पर क्योंकि ये पर्टिकुलर सम है और एक खास सम है जिसमें इक्वेशन नंबर 2 में x2 125 दिया है, तो डायरेक्टली आपको एक वैल्यू ढूंढ कर दिया है, दैट इज x2 का वैल्यू 125 दिया है। तो जब x2 का वैल्यू 125 दिया है तो आपको क्या करना है, उसी x2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 और 3 आपको इंटरसेक्शन का करना है बी पॉइंट के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 जो x2 इक्वल्स टू 125 है वो इक्वेशन नंबर 3 में डाल देना है, तो आपको x1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये काम और आसान हो गया। सिर्फ आपको इक्वेशन नंबर 1 और 3 सॉल्व करना पड़ेगा, आपको c का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे कि आपने b और c दोनों पॉइंट्स ढूंढा, तो अभी हमारे पास O, A, B, C, D मतलब एक क्लोज फिगर है, जबकि O का वैल्यू नील ही रहेगा, बट सिंस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम लोग को लेना जरूरी है, तो आप लोग को भी लेना है। तो कमिंग टू स्टेप नंबर 5, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे 5 टेबल कॉलम्स होते हैं, मतलब टेबल हम लोग को बनाना है 5 कॉलम्स के साथ। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज हम लोग को लिखने हैं, O, A, B, C, D, दैट इज पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर z वाला फंक्शन, एंड z वाला फंक्शन के बाद हम लोग का उसका कैलकुलेशन करना है, फाइनली आंसर। तो जैसे आप देख सकते हो O, A, B, C, D, तो सारे पॉइंट्स को लिख के मेरे को कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल पहला वाला जो है O, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0,0। तो z वाला फंक्शन जो है 8x1 + 16x2, उसमें हम लोग को x1 और x2, पहला जो ब्रैकेट में पहला जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड x1, और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो x2, और उसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है ऑब्जेक्टिव वाले फंक्शन में या z वाले इक्वेशन में। तो अगर 8x1 के जगह पे पहला O जो कोऑर्डिनेट है 0,0, उसमें 8 के साथ हम लोगों ने x1 के जगह पे 0 डाल दिया, प्लस का साइन, 16 के साथ 0 डाल दिया, तो 8 into 0 will be 0, 16 into 0 will be 0, तो 0 + 0 will be 0, and we'll be getting the answer as 0। तो ऐसे आपको एक सेपरेटली दिखे बताना है। तो आप पांचों के पांचों पॉइंट्स का ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद हमको ये ढूंढना है कि इन सब में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 हाईएस्ट वैल्यूज है, एक पॉइंट बी का 2400 और पॉइंट सी का। तो जब ऐसा आता है, दिस इज अ यूनिक आंसर, बिकॉज ये पहला ऐसा केस है जो एलपीपी में अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे आ जाता है। तो अभी अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एलपीपी का कब आता है, अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एलपीपी का तब आता है जब हम लोग के 2 सेम वैल्यूज आते हैं अलग अलग पॉइंट्स का, मतलब यहाँ पे पॉइंट बी का भी वैल्यू सेम है और पॉइंट सी का भी वैल्यू सेम है। सो मतलब दिस एलपीपी हैज अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे अभी आंसर फॉर्मुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप दोनों आंसर सही लिख सकते हो, मतलब बी और सी, मतलब आप जब लिखोगे तो दीज अब जो मैक्सिमम वैल्यूज है दोनों, दैट विल बी आवर आंसर। सो आपको दोनों को बॉक्स में एनक्लोज करना है एंड फाइनल स्टेटमेंट इज दैट पॉइंट बी एंड सी दैट इज जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। सो Z is maximum at both the points, that is point B as well as point C, क्योंकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होने की वजह से आपको दोनों का वैल्यूज को इक्वल रिकग्निशन देना होगा। सो यहाँ पे हमारा LPP का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम खत्म हो चुका। आई होप कि आप लोग सबको समझा है। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर माई न्यू वीडियोज। आई विल बी कमिंग विथ न्यू वीडियोज वेरी सून। थैंक यू, हैव अ गुड डे।